राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसद किस तरीके से नियम बना सकती है और किन किन क्षेत्रों में लागू होते हैं उनके नियम, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि जब मैं प्रस्तावना में पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो समान रूप से किया गया है। लेकिन एक इसमें ये भी है कि समान शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन अगर किसी भी बात पर विवाद उत्पन्न होता है केंद्र और राज्य के बीच तो केंद्र का जो निर्णय है वो सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है, न्यायपालिका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये तो बोल देते हैं कि हमारे संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है, तो कई बार कुछ लोग जो बिगनर्स हैं वो समझ लेते हैं कि न्यायपालिकाओं को भी जो रूल्स हैं वो केंद्र के लिए अलग लागू होंगे और राज्य के लिए अलग होंगे। ऐसा नहीं है, हमारे एकल न्यायपालिका को अपनाया गया है। ठीक है, एकल न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जो कानून केंद्र के लिए लागू होंगे वही राज्य में भी लागू होंगे समान रूप से। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि संघीय न्यायपालिका है। संघीय न्यायपालिका को लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच सहभागिता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि केंद्र और राज्य अपने अपने स्टेट में, मतलब अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं और राज्यों को भी अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में और राज्यों की सीमाओं या राज्य के पूरे राज्य के लिए, राज्य के किसी भी एक पार्ट के लिए अपनी इच्छा के अनुसार नियम लागू कर सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके लिए कुछ 3 आधार बनाए गए हैं, यानी कि पहला है आपका विधायी संबंध। ठीक है, यानी कि विधायी शक्तियां जो हैं उनके आधार, मतलब जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 3 प्रकार से, आप ऐसे लिख लीजिए कि शक्ति केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 3 आधार पर किया गया है। ये 3 आधार क्या है हमारे? विधायी शक्तियां, दूसरा है प्रशासनिक शक्तियां और तीसरा है वित्तीय शक्तियां, यानी कि वित्तीय संबंध जो भी है उस इन 3 के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, आज हम बेसिकली विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो हेडिंग डाल लीजिए विधायी शक्तियां। देख लीजिए विधायी शक्तियों के क्या है कि मैं जब आपको संविधान के भाग पढ़ा रही थी, जब मैंने संविधान निर्माण बनाया था उसके बाद मैंने उसके भाग और कुछ अनुच्छेदों को ओवरव्यू दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 11 के तहत अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों को लेकर बंटवारा किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है, आप ये भी लिख लीजिए कि विधायी शक्तियों का बंटवारा जो है वो भाग 11 के तहत अनुच्छेद 245 में इसका विस्तार है। 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे को लेकर उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन ये सब साधारण परिस्थितियों के लिए किया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के लिए, कुछ असाधारण परिस्थितियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। जैसे जब असाधारण
परिस्थितियां होंगी तो संसद राज्य क्षेत्र में संसदीय व्यवस्था का नियम लागू किया गया है, और राज्य क्षेत्र में केंद्र असाधारण परिस्थितियों में राज्य क्षेत्र में केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है, असाधारण परिस्थिति तात्पर्य है जैसे कि कभी कभी आपात उपबंध हो जाता है या हमारे आपात लागू होता है। जैसे संविधान में मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है भाग 18 में। तो अगर हमारे देश में सॉरी स्टेट में अगर किसी तरीके से जो राज्य है वो अपना प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सही तरीके से चला पा रही है, तो केंद्र उसके जो क्षेत्र हैं उनको अधिग्रहित कर लेता है और उसी के अनुसार वो नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया है इसे आधार पर विधायी संबंध शक्तियों के आधार पर भी चार क्षेत्रों को बेसिकली चार क्षेत्रों के आधार पर मतलब बताया गया है कि किस तरीके से राज्य के और किस तरीके से संघ के नियम लागू होंगे, कहाँ होंगे। तो उसमें कहा गया है सबसे पहला है केंद्र व राज्य के सीमांत क्षेत्र, केंद्र व राज्य के सीमांत क्षेत्र। दूसरा आता है इसमें विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा है आपका राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। चौथा है आपका राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण। तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं, आप इसको उतार लीजिए तब तक। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक कहा गया है कि अन्य देश की तरह जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वैसे ही भारतीय संविधान में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और उसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा साधारण परिस्थितियों में किया जाएगा, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के मामले व राज्य क्षेत्र में केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। वही मैं इसमें बताया गया है केंद्र व राज्य क्षेत्र की सीमांत क्षेत्र, यानी कि इसका मतलब है कि कहाँ पे केंद्र अपने नियम लागू कर सकती है और किस क्षेत्र में राज्य को अधिकार दिए गए हैं नियम बनाने के। सेकंड आता है आपका विधायी विषयों का बंटवारा। मैंने आपको जब भाग पढ़ाए थे उसके साथ मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में भी बताया था। उसमें मैंने आपको 12 अनुसूचियों में बताया था, जिसमें 7वीं अनुसूची में ये इसका विस्तार किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 30 स्तरीय व्यवस्था की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, वही उसी के अंदर विधायी विषयों को उसी के अंतर्गत ये विषय रखे गए हैं उन्हीं सूचियों में, जो सूचियों का मैं आपको बता रही हूँ। आगे आगे मैं उसको डिटेल में बताऊंगी। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ असाधारण परिस्थितियों के लिए है। ठीक है, ये जो दोनों है ये साधारण परिस्थिति के लिए, ये असाधारण परिस्थिति के लिए लागू किया जाएगा। यानी कि जब भी हमारे स्टेट में अगर प्रशासनिक जो ढांचा है वो ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, या कोई भी स्टेट दो जाके रिक्वेस्ट करती है कि संसद से कि आप हमारे क्षेत्र में नियम लागू करें, तब किया जाएगा। चौथा भी है राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण, यानी कि राज्य में अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा उसके पूरे क्षेत्र को विषयों को अधिग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका हेडिंग है केंद्र और राज्य के सीमांत क्षेत्र, केंद्र राज्य विधान लिख लीजिए, केंद्र व राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पहला कहा गया है, इसमें मतलब वही इसमें कहा गया है संसद, यानी कि दूसरा है राज्य। इन दोनों के लिए बताया गया है कि संसद भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यानी कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत आपके राज्य, आपके केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी क्षेत्र बचते हैं वो भारत के क्षेत्र ही माने जाएंगे। सेकंड आपका आता है राज्य।
राज्य विधानमंडल अपने राज्य के भीतर चाहे तो अपने इच्छा के अनुसार या उसके किसी पार्ट के अनुसार या पूरे राज्य के लिए कोई भी नियम लागू कर सकती है, लेकिन ये नियम सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही लागू किए जाएंगे, स्टेट के बाहर नहीं होंगे। ठीक है। थर्ड आपका आता है कि केंद्र और राज्य के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अलावा जो क्षेत्र बचते हैं उनके लिए नियम कौन बनाएगा। उन क्षेत्रों को कहा जाता है अतिरिक्त विधान क्षेत्र। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त क्षेत्र कर लीजिए, सही है, उसमें विधान बराबर ये कीजिए। अतिरिक्त विधायी क्षेत्र का मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अलावा जो क्षेत्र बचेंगे उनको अतिरिक्त क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाएगा और केवल संसद को यह अधिकार है कि वही अतिरिक्त विधायी क्षेत्रों के लिए नियम बना सकती है, कि राज्य को यह अधिकार नहीं दिए गए भारतीय संविधान में। ठीक है, अब आता है आपका, देखिए जैसे कि क्या होता है, कोई भी हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उनको प्रतिबंधित करने के लिए कुछ और नियम भी बनाए गए हैं। वही इसमें है कि संसद को भारतीय संविधान में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इनका मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संसद को अधिकार नहीं है, मीन्स संसद इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो प्रतिबंध के अंतर्गत कहा गया है 4 क्षेत्र, यानी कि कुछ क्षेत्र इसमें ऐसे बताए गए हैं जिनके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे वहाँ पर अच्छी सरकार के लिए या सुधार के लिए और शक्ति या जो वहाँ का जो ढांचा है प्रशासनिक वो अच्छा ठीक से नहीं चल रहा है, तो वह अगर चाहे तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ नियम बना सकती है। और राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिए गए हैं कि वह संसद के जो नियम इन क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उन क्षेत्रों में मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, या फिर अगर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता अगर राष्ट्रपति, तो वो उसको निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं आपके, अंडमान एवं निकोबार, दूसरा है आपका लक्षद्वीप, तीसरा है आपका दमन एवं दीव, चौथा है आपका दादर व नागर हवेली। ठीक है, हालांकि ये जो 4 क्षेत्र हैं इनमें वैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, ये क्या है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार नियम बना सकती है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो संसद के जो नियम इन क्षेत्रों में बनाए गए हैं उनमें संशोधन करके लागू करे, या चाहे तो उनको निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह राज्य के लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल अगर चाहे तो सूचीबद्ध क्षेत्रों में संसद के बनाए गए नियमों को में संशोधन करके लागू कर सकता है और चाहे तो निरस्त भी कर सकता है। इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि असम के राज्यपाल को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह अपने स्वायत्त जिलों, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वायत्त जिलों इन द सेंस जो उसके खुद के स्टेट के अंतर्गत आते हो। ऐसा नहीं होगा कि राज्यपाल दूसरी स्टेट में जाके जिसका राज्यपाल वो नहीं है वहाँ ये नियम लागू करे, ऐसा नहीं होगा। स्वायत्त जिलों के अंतर्गत जो भी सूचीबद्ध क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र आते हैं उनके अंतर्गत वह अपनी नियम लागू कर सकता है और संसद के नियमों को चाहे तो निरस्त कर सकता है। ठीक है, ये तो थे हमारे सीमांत क्षेत्र, मानिए किस क्षेत्र में राज्य लागू नियम बना सकता है और किस क्षेत्र में केंद्र बना सकता है। ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरी वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, और अगर तब भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका जो क्वेरीज है उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका
मैंने बताए थे राज्य और केंद्र और राज्य विधान की सीमांत क्षेत्र, दूसरा था विधायी विषयों का बंटवारा, तीसरा था राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, चौथा था राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, तो दूसरा है आपका विधायी विषयों का बंटवारा। ये सेकंड वाला है आपका। हाँ, विधायी विषयों का बंटवारा मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, तो 7वीं अनुसूची बताई थी, उसमें कहा था मैंने कि 7वीं सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या कहा गया था? तीन सूचियों, संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, अब ये तीन सूचियां क्यों बनाई गई हैं? क्या होता है ना कि जो हमारा शासन है उसको चलाने के लिए मतलब डिवाइड कर दिए गए हैं विषय कि इस क्षेत्र में ये जो विषय है इनमें केंद्र को अधिकार है, इन विषयों में राज्य को अधिकार है, इनमें केंद्र राज्य दोनों को है। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए, यानी कि आप जैसे आप ही समझ लीजिए, आप पूरी बुक मान लीजिए, आप लक्ष्मीकांत आप पॉलिटिकली पढ़ रहे हो और अगर आप चाहें कि हमें 10 दिन का टारगेट दिया गया, हम पूरी बुक पढ़ लें, तो आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे, आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसका एक टॉपिक समझ लें आप तो चुनौती है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, बट मेरा फेवरेट है तो मैं पढ़ा लेती हूँ। तो उसमें क्या है कि प्रशासनिक सुधार के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, कंफर्टेबिलिटी इन द सेंस कि आसानी से प्रशासन चलाने के लिए क्षेत्रों के बंटवारा किए गए हैं और इसीलिए स्टेट का निर्माण भी किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो धरा आयोग है और जेबीपी समिति बनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि जो क्षेत्र का डिवाइडेशन होना चाहिए, भारत का स्टेट बनानी चाहिए, तो वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, धरा आयोग ने बोला था। तो एक तरीके से उनका ये प्रस्ताव भी गलत नहीं था, बट नहीं हो पाया। तो हम अपने विषय पे आते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कहा गया है कि संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उन पे नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा, यानी कि केंद्र को होगा। इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो उन विषयों पर कानून बना सके। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत बेसिकली मूलतः 97 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। मूलतः 97 है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं। वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं आपकी रक्षा, मैं एक मिनट मिटा दे रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा ये तो। इसके अंतर्गत आपके जो सम्मिलित किए गए हैं उसमें है रक्षा, मुद्रा, जीवन, वो बीमा। ठीक है, अच्छा, मैं बीमा संबंधित मामले, ये सब इसके अंतर्गत रखे गए। और भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि 100 विषयों को लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इसके आगे मतलब बहुत सारे हैं अभी इसमें। सेकेंड आपका आता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत बेसिकली 66 विषय हैं मूलतः, लेकिन इसमें अभी 61 विषयों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत आते हैं आपका पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, सार्वजनिक पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ईटीसी और भी इसमें आते हैं। इतने विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सूची में मैं आपको बताया कि साधारण और असाधारण परिस्थिति दोनों के लिए, राज्य के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो दोनों अलग है। राज्य सूची के अंतर्गत साधारण परिस्थितियों में इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में संघ द्वारा बनाए गए नियम लागू होंगे और केंद्र द्वारा जितने भी जो विषय के राज्य सूची में शामिल किए गए हैं वो केंद्र द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका समवर्ती सूची।
आपके 47 विषय हैं, मूलतः इसमें 47 हैं, लेकिन अभी इसमें 52 विषयों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं आपकी जो विषय संघ सूची और राज्य सूची के अलावा जो बचते हैं उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके आपराधिक प्रकरण, विवाह, तलाक, ठीक है, इनसे संबंधित मामले इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। आप इनको लिख लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं इसमें अब देखिए जो समवर्ती सूची है उसमें बेसिकली राज्य और संसद दोनों का अधिकार दिए, केंद्र और राज्य दोनों अधिकार उन पर बना सकती है। लेकिन जब समवर्ती सूची को लेके दोनों केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो जो केंद्र का जो नियम है वो लागू किया जाएगा, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट मैं भूल जा रही हूँ, समवर्ती सूची में 46वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976, 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका नापतोल, तीसरा है आपका पशु पक्षियों का, तीसरा है आपका पशु पक्षियों का संरक्षण, एक मिनट, और न्याय का प्रशासन, एक मिनट, चौथा है आपका न्याय का प्रशासन और वन, और पांचवा है आपका वन, ठीक है। ये 5 क्षेत्र हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। संविधान में बेसिकली संघ सूची को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद समवर्ती सूची को रखा गया है, उसके बाद राज्य सूची को रखा गया है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, संघ सूची नंबर 1 पे है आपकी, सेकंड है आपकी समवर्ती सूची, और थर्ड है आपकी राज्य सूची। अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य ये है कि अगर किसी विषय को लेके केंद्र और राज्यों के बीच अगर विरोध उत्पन्न हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो संघ सूची द्वारा बनाया गया नियम लागू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर समवर्ती सूची और संघ सूची में अगर विरोध उत्पन्न होता है तो भी संघ सूची को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो आपकी क्या कहते हैं, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में अगर किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो जो पूर्व विधि बनाई गई है उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं भूल रही हूँ आपको बता दूं, हाँ, कानून से संबंधित देखिए क्या होता है ना कि कई बारी कानून के समवर्ती सूची को लेके अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई कानून बनाया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा समवर्ती सूची के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि अगर राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए अभी उसके पास है और वो उसको
राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और ये अपवाद इसमें कई दिए गए हैं तो जो भी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए अगर है तो, और अगर राष्ट्रपति द्वारा वो लागू किया जाता है तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून ही लागू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है, ठीक है। ये तो थी हमारी विधायी शक्तियाँ। कल हम पढ़ेंगे प्रशासनिक शक्तियों के बारे में और इसमें भी 2 टॉपिक और बचे हैं, राज्यों में संसद का विधान और चौथा है आपका राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 2 टॉपिकों के बारे में बताऊंगी और प्रशासनिक संबंध के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।